जो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग HOH कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था HOH जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के ऊपर। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा HOH होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर पाई बॉन्ड सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं जिसके ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। अभी बताओ, मेरे पास तीन चार चीजें गिवन है, एक तो ब्यूटीन है, एक सिस ब्यूटीन है, एक ट्रांस ब्यूटीन है, एक आइसोब्यूटीन है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? आइसोब्यूटीन क्या होता है मेरे पास? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जब बनाते हैं वो 1 डिग्री बनता है, और 1 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, ठीक है। इसलिए वो ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस और सिस में कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा होता है? ट्रांस। क्यों? क्योंकि सिस में रिपल्शन होता है, बल्कि ट्रांस में वो रिपल्शन नहीं होता। और मेरे पास जो नॉर्मल ब्यूटीन था वो सबसे लास्ट में था। क्यों? क्योंकि उससे अल्फा हाइड्रोजन ही सबसे कम निकले, ठीक। तो ये चीजें हम लोग देख रहे थे HOH के अंतर्गत। चलो आगे लिखो, HOC हीट ऑफ कंबशन। और नहीं तो उससे पहले लिखो HOH एंड रेजोनेंस एनर्जी। HOH एंड रेजोनेंस एनर्जी, HOH एंड रेजोनेंस एनर्जी। हीट ऑफ कंबशन कट कर दो, उससे पहले लिखो HOH एंड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, उसके बारे में लिखो। आपके पास जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो बराबर होती है HOH एक्सपेरिमेंटल माइनस HOH थ्योरेटिकल। रेजोनेंस एनर्जी बराबर होती है HOH एक्सपेरिमेंटल माइनस HOH थ्योरेटिकल। नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ये थ्योरेटिकल कर दो और ये कर दो एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। HOH थ्योरेटिकल माइनस HOH रेजोनेंस एनर्जी बराबर है HOH थ्योरेटिकल माइनस HOH एक्सपेरिमेंटल, दोनों ये ठीक है ज्यादा, ठीक है। अब पहले इसको समझो ध्यान से। रेजोनेंस होने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है कि नहीं? अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। ध्यान से सुनो, मैं अगर कहता हूं आपको ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करता हूं, हाइड्रोजनेशन ही कर रहा हूं ना। हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बोलो ठीक बात है। एक डबल बॉन्ड था, दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड कर दी, इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर बोलता है इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। और उसकी वैल्यू आ गई समझ लो 20 किलो जूल पर मोल। कितना आ गया? 20 किलो जूल पर मोल। प्लस माइनस नहीं देख रहे, वैसे हमें पता है कि ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें अभी साइन नहीं देख रहे अभी हम लोग, ठीक है। बस ये बोल रहे हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट किया तो इतनी एनर्जी क्या हुई होगी? रिलीज हुई होगी, ठीक। अब देखो मैं आपको बोलता हूं कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। अब एक डबल बॉन्ड के लिए तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 1 है। सीखा था ना हम लोगों ने। 3 पाई बॉन्ड है तो कितना चाहिए होगा? 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो मैं लिखूंगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। मैंने इसको दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? इसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, ठीक है। और मैं बोलता हूं जब मैंने इसको HOH एक्सपेरिमेंटली देखा, एक्सपेरिमेंट से जब इसकी वैल्यू मेरे पास आती है तो वो वैल्यू समझ लो कितनी आ गई? 45 किलो जूल पर मोल। फिर पूछेगा भाई इस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी बताओ। रटने का कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना। एक डबल बॉन्ड को हटाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 20।
कितने यहाँ पर 3 के लिए कितनी चाहिए होगी 60 चाहिए होगी भाई साहब, एक को हटाने के लिए 20 चाहिए, 3 को के लिए कितनी चाहिए 60 चाहिए होगी। इतनी तो नॉर्मल सी बात है। अगर मैं HOH थ्योरेटिकल निकालूं तो कितनी आ जाएगी 60 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। बट यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, रेजोनेंस प्रेजेंट है। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी क्या करती है, बढ़ जाती है, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए 60 ना होके कितनी है मेरे पास 45 है। तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी बताओ 60 माइनस 45। वो जो एनर्जी का गैप आया वो किसकी वजह से आया था, रेजोनेंस की वजह से आया था। तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो जाएगी 15 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है इसको लिखो। तो यहाँ पर मेरे पास रेजोनेंस एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 60 माइनस 45 दैट इज 15 किलो जूल पर मोल। नॉर्मल से हिसाब है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लिखो फिर इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। इसको लिखो फिर क्वेश्चन दूंगा। लिख लिया? चलो तो आप मुझे एक चीज और बताओ, ये डाटा तो आपको गिवन है, ठीक है, कि एक डबल बॉन्ड को हटाने के लिए कितना चाहिए था 20। मुझे आप एंथ्रासीन का बताओ कि एंथ्रासीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी। अगर इसका HOH एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो 90 किलो जूल पर मोल है तो हाँ 20 ही है, ठीक है ठीक है। एक के लिए कितने हैं 20 है, इसमें कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए कितनी होगी 140, 20 इंटू 7 140, बट है कितनी 90। तो हम लोग क्या कर देंगे 140 माइनस 90 बोल देंगे भाई 50 किलो जूल पर मोल जो आएगा वो मेरे पास क्या है इसका रेजोनेंस एनर्जी होगी किसकी एंथ्रासीन की, ठीक है। इसको लिखो लिखिए, एक बात समझ में क्या क्या हमने भी में जियो से पढ़ा था तुम लोगों ने, जियो से पढ़ा था माटी बराबर। चलो ये लिख गया ना। अब लिखो हीट ऑफ कंबशन, लिखो हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, अब देखो मैं कंबशन करा रहा हूं, मैं बोलता हूं CH4 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो, आपको मिलती है CO2 गैस प्लस H2। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन मेरी क्या होगी बैलेंस हो गई, एक कार्बन, ठीक है, इक्वेशन मेरी क्या होगी बैलेंस हो गई।
ठीक है, नहीं हुई वहाँ पे दो हाँ, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन कैसे हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन है बैलेंस है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं CH4 की, तो कैसा होगा, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन आई होगी, उसने रिएक्शन किया, ये सारे बॉन्ड टूटे होंगे कि नहीं टूटे होंगे, टूटे होंगे पहले तो, और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट गए थे इन्होंने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हुई है, बॉन्ड्स टूटे हैं और जाके मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। अब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी तो देनी पड़ेगी, भाई कंबशन करते हैं, आग लगाते हैं तो एनर्जी तो देते हैं ना बाहर से, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। अगर यहाँ पर तो आपके पास CH4 था, अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं जो कि क्या होती है CHHYOZ, तो इसका रिएक्शन करवा के हम ऑक्सीजन के साथ, तो ये फॉर्म करता है XCO2 प्लस Y/2 H2O। ये उसमें भी कराया था मोल कंसेप्ट के अंदर जब मैंने कंबशन रिएक्शन करवाया था, तब बताओ यहाँ पर क्या आता है, ऑक्सीजन के आगे क्या आता है यहाँ पे, क्या यहाँ पर अगर समझो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का A है, तो A की वैल्यू क्या होगी X, Y और Z के टर्म्स में, नहीं कुछ देखो मैं बताऊं, कार्बन कितने X, यहाँ पर भी कितने कार्बन है, कार्बन तो मेरे क्या है बैलेंस, हाइड्रोजन कितने हैं, क्या मेरे यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे बैलेंस है, भाई ये Y/2 × 2 हो गया ना, Y तो रह गया, बची क्या है ऑक्सीजन, बैलेंस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2A इस साइड हो जाएगा, इस साइड ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 2X प्लस Y/2, और यहाँ पर इसके साथ एक Z भी है, Z ऑक्सीजन है ना, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, A की, तो A की वैल्यू कितनी होगी 2X प्लस Y/2 2 है माइनस Z/2 होगा कि नहीं होगा, पहले Z को उधर भेज दिया, माइनस Z हो गया, 2 को डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई A की, तो A की वैल्यू जो आई है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है X प्लस Y/4 माइनस Z/2। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन है किसकी, कंबशन रिएक्शन की। अब देखो मैं अगर आपको बोलूं मुझे C3H8 की इक्वेशन लिख के दिखाओ बैलेंस, ठीक है, X की वैल्यू कितनी है, Y की वैल्यू कितनी है, बस वैल्यू रख दो, X की वैल्यू 3, Y की वैल्यू 8/4 O2 gives X 3CO2 प्लस Y/2, 8 का 2 हम करो तो 4 आ जाएगा, 4H2O आ जाएगा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा C3H8 प्लस ये इससे कैंसिल कर 2 तो आएगा 5O2 gives 3CO2 प्लस 4H2O। देखो क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस आ रही है, भाई आएगी, नॉर्मल सी बात है, x y z की वैल्यू तो रखी है हम लोगों ने, तो इक्वेशन तो मेरी क्या आएगी बैलेंस आएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका फायदा कहाँ आएगा, मोल कंसेप्ट में भी आता है, जब आपको गिवन होता है ना इसका इतना मास है, कितना मास CO2 बनेगा, कितना वॉल्यूम आएगा, तो वहां पर भी इस इक्वेशन का काम आता है। तो आप इसे लिखो, पहले आप लिखो हीट ऑफ कंबशन के बारे में लिखाता हूं मैं आपको, द एनर्जी चेंज हीट ऑफ कंबशन HOC, ब्रैकेट में लिखे ना HOC, एग्जाम में HOC के नाम से भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हीट ऑफ कंबशन की बात करें। द एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of compound is completely burned in presence of sufficient oxygen, इसके बाद क्या हो गया,
ठीक है, लिख लिया। अब सामने से छाप लो वो इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन एक लिख लो बस, ये तो मेन वाली इक्वेशन लिख लो, ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। CXHYOZ प्लस x plus y by 4 minus z by 2 O2 gives x CO2 plus y by 2 H2। कभी भी कंबशन रिएक्शन आए तो x y z की बस वैल्यू रखो और अपने आप बैलेंस्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात अपनी यहाँ से लिखिए। अब देखते हैं HOC किस पे डिपेंड करता है, तो इस पे क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया था ये, देखो मैं बात करता हूं हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतने ज्यादा हीट एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, नॉर्मल सी बात है। तो एक सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर ऑफ CH2 यूनिट, ठीक है, जहां पर कार्बन की दो वैलेंसी खाली है, मतलब जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा क्या होगी मेरे पास HOC होगा, पहली बात। ठीक है, दूसरा बताओ अगर मेरे पास वो कंपाउंड स्टेबल होगा, हम लोग कंबशन के टाइम पे एनर्जी देते हैं, रिकॉर्ड मिलती है हमें, देखते हैं, ठीक है, देते हैं ना पहले, बाद में एक्सोथर्मिक भी होता है, वो तो एनर्जी रिलीज भी होती है, तो सेम चीज है। होता क्या कंबशन के अंदर, पहले आपने हल्की सी एनर्जी दी, लेकिन आपके पास फ्यूल आपको एनर्जी दे, कंबशन होगा। अब जब वो कंबशन हो रहा होता है तो एनर्जी और रिलीज भी हो रही होती है, वो एनर्जी एज ए एक्टिवेशन एनर्जी काम करती है। ठीक है, खुद ही सोच, यहाँ पर बहुत सारे पत्ते रखे हुए हैं, तूने यहाँ पर एक पत्ते पे आग लगाई, उससे क्या होगा, तूने तो इसको एनर्जी दे दी, अब जब ये बंद करेगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इसको दे देगा, यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी आगे वाले पे चली जाएगी, फिर वो पूरा रिएक्शन क्या करता है मेरा प्रोसीड करते जाता है। तो हीट होती है और जो रिलीज ज्यादा होती है, उसके बीच का जो चेंज है उसको बोलते हैं। और अपने पास क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी फिर क्या होती है, ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन में आपको एनर्जी फिर रिलीज होती है। CH2 यूनिट जितने ज्यादा कार्बन होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, उतने ज्यादा जो होगा। अब मेरे पास अगर वो एल्केन स्टेबल है तो रिलीज क्या होगी, कम रिलीज होगी, जैसे HOH होते हैं सेम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के। और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। अगर वो एल्केन हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन, and this will be inversely proportional to branching in alkanes। सबसे पहले आप CH2 यूनिट देखोगे जिसमें ज्यादा उसके ज्यादा, अगर CH2 यूनिट सेम है तो एल्कीन्स और अल्फा हाइड्रोजन देख लोगे, एल्केन्स है तो आप ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
करो 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला हो गया HOC है, ठीक है, A B C गलत है। सबसे पहले क्या HOC डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग बता रहे हो ना, सबसे ज्यादा किसका है सबसे ज्यादा C का। कोई मतलब सबसे पहले क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ CS2 यूनिट, ठीक है, जब CS2 यूनिट सेम होगा तब हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे ना, ठीक है, वो के बाद क्या हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे CS2 यूनिट जिसके अंदर कार्बन ज्यादा उसका HOC ज्यादा होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात तो बाद में आएगी। ठीक, अब इसमें देखो, अब एन पेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया और नियोपेंटेन हो गया, सबके अंदर कार्बन क्या है मेरे सेम, एन की सबसे ज्यादा फिर आइसोपेंटेन फिर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। सारे एल्केन्स हैं, सबके अंदर कार्बन क्या है मेरे सेम है, तो एन पेंटेन का मतलब क्या है, आपके 5 कार्बन लगातार लगे हुए हैं, आइसोपेंटेन 4 कार्बन है और एक ब्रांच, नियोपेंटेन, ठीक है, तो मेरे पास इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है इसलिए ये और फिर ये, ठीक है, इसके अंदर ABCD बताओ हैं, सबसे पहले कार्बन, इसमें कितने कार्बन हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें भी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऊपर लगा 8, तो D तो मेरे पास सबसे ज्यादा है क्योंकि CS2 यूनिट यहाँ पर सबसे ज्यादा, ठीक है, तो भाई D तो मेरा आ गया सबसे पहले। अब यहाँ पर रिंग लगी हुई है, ठीक है ना, तो ये तो 4 मेंबर ही है, ये 5 मेंबर और एक 6 मेंबर, कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 5 और 5 ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 4, ठीक है ना, और बट ये स्टेबिलिटी कैसे होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फिर आप कर रहे हो फिर A B और C, तो D आ गया, जैसे A है उसमें तो ब्रांचिंग भी हो रही है, इसके अंदर रिंग देखेंगे ना, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स देखेंगे ना आपके पास, ब्रांचिंग आती है एल्केन्स के अंदर ब्रांचिंग लास्ट में, ठीक है, अगला देखो तो नीचे लिख भी लेना स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स करके कि 6 सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर या तो पेज के सबसे ऊपर हेडिंग पे लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स करके 6 सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 4 5 4 C सबसे ज्यादा, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आइसोब्यूटीन ट्रांसब्यूटेन वर्सेस ब्यूटीन का लास्ट क्लास में स्टेबिलिटी किया था, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है आइसो, फिर ट्रांस और फिर सिस, बट ये इसके क्या होगा अपोजिट होगा। अब D वाला बताओ, A4 5th सर थर्ड वाले में रीजन क्या लिखा, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स, पहले तो D वाला सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 कार्बन CS2, दूसरी ये 4 मेंबर है 5 नंबर है 6 नंबर,
6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 5 ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 4। तो ये मेरे पास सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो लीस्ट इसका क्या हो जाएगा ये A B C D होगा अगर आपको ऐसा लग रहा है। ये सबसे ज्यादा होगा ना, ये तो सबसे हो गया ज्यादा। B C बी में तो कार्बन ही सबसे ज्यादा है। शुरू तो यहाँ से करेंगे ना, तो वहाँ की भागते पहले ये तो ध्यान कर। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप एल्कीन्स को भी देखोगे, ये तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, आप इसके अकॉर्डिंग मत जाओ। पहले आप नंबर ऑफ क्या देखोगे, CH2 यूनिट्स, ठीक है, इसके अंदर CH2 यूनिट्स ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, मुझे दिख रहा है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा होगा D C B A, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हेडिंग डालो, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। हमने प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का तो देख लिया था शुरुआत में, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा, आप देखो यहाँ पर बेंजीन बनी हुई, यहाँ पर लगा कार्बन, उसके साथ लगे हुए हेलोजन, क्योंकि मैंने लिखवाया था आपको -H इफेक्ट कौन शो करेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड शो करेगा। अब ये कार्बन और ये क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पे रुक खींच लेगा, क्लोरीन जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब क्या हो गया इसके अंदर, रेजोनेंस शुरू हो गया। तो ये यहाँ पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर चलेंगे यहाँ पर। ये काम तो आप पहले कर चुके हो, जब ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो नीचे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो। तो ये मैं फटाफट बना देता हूँ। आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ। अब पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देंगे यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पर था, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन। अगला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ना हो तो ये वापस से कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसके जैसा। ये यहाँ पे कार्बन क्लोरीन और इसमें क्या गया, पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस क्या बात। अब जरूरी थोड़ी एक क्लोरीन निकले, ये वाली भी निकल सकती थी और ये वाली भी निकल सकती थी। sp2 के बगल में जब भी sp3 कार्बन हो, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए ना। किसके? उसमें से अगर एक क्लोरीन हट गया तो गड़बड़ तो हो गया फॉर्मूला। कौन सा? नहीं, तो हम तो ये रेजोनेंस नहीं है ना, ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस था, तभी तो अलग है उससे, वो तो रेजोनेंस की कंडीशन थी। ये हमने शुरू में क्या लिखा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। कब, जब एक सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड लिखा था शुरू में, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और फिर पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से आगे प्रोसीड करता है। आगे वाली प्रोसीजर पूरी रेजोनेंस जैसी होती है, बट इनिशियल स्टेप रेजोनेंस जैसा नहीं होता, इसलिए तो इसको रेजोनेंस में नहीं पढ़ा। अगर वही होता तो रेजोनेंस के अंदर पढ़े थे, अलग से क्यों पढ़ते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये चीज बस आपको ध्यान रखनी, ये इफेक्ट कौन शो करता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड शो करता है। ठीक है, लिखो, दिस इज शोन बाय कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जो सामने बना हुआ है ये बना लो फटाफट से। हाँ बना लो, इसमें क्या है सर, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट बना लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा है पहले, टेम्परेरी इफेक्ट विल बी
क्या नहीं जो जो बता कोई बता दे। सर जब रिएक्शन हो रही होती है जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक प्लस एच का और एक माइनस एच का, तो वहाँ पर क्या होगा प्लस सी और माइनस सी होगा, तो प्लस सी का क्या मतलब होगा माइनस सी का क्या मतलब होगा? चलो देखते हैं। तो जीओसी कंप्लीट हो जाएगी अपनी, ठीक है। हाँ हाँ जीओसी भी कंप्लीट नहीं है, हफ्ते में तो पढ़े हैं लोग, हफ्ते में जीओसी खत्म हो गई, फिर केमिकल बॉन्डिंग शुरू हो गई। कब से शुरू हुई? 24 नंबर से तो काफी चक्कर हो जाएंगे। सर वो अमीन द्वारा करता है, ठीक है उसके बाद तो फिर बायो हमें उसका आते ही है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स तो क्या है? चीज़ें बोले सर जितनी ऑर्गेनिक उतनी करा दो। अरे टेंशन मतलब प्री बोर्ड के लिए टेंशन नहीं लेते बता तुम। प्री बोर्ड में अच्छा प्री बोर्ड में तो वैसे भी कम ही मार्क्स आते हैं सबके ना। सर बार टीचिंग है प्री बोर्ड में पास हो रहे हो ना तो तुम बहुत अच्छी कंडीशन में हो अभी ऐसा हमारा नहीं। स्कूल की बात है 75 से ऊपर की है तो मतलब एक 3 महीने एक्स्ट्रा पूरा अपना से वो टाइम को देखना। चलो देखिए खड़ी डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये इफेक्ट सबसे आसान है, देखते ही समझ में आ जाता है। सर ये टेम्परेरी हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा होता है। कौन सा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अभी देखेंगे। सारे फिट सारे में लगते हैं, क्या सारे फिट सारे में कैसे देखते समझ आ जाएगा। आ जाते हैं। देख अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ये कोई ग्रुप है मेरे पास, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल। अब समझो अगर मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ किसी भी इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आगे क्या करेगा? सीधा इससे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज अटैक करेंगे, अटैच हो। दूसरा केस, मैंने यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ऐसा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये आगे कहां पर अटैक करेगा? बैक एंड साइड पे अटैक कर रहा है भाई। ये तो सीधा सामने से आ रहा था, सामने से जो एटम मिला उस पे अटैच हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? सामने से आएगा तो इस पे तो अटैच हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो रिपल्शन होगा। ये आगे बैक एंड साइड से इस पे अटैक करेगा। तो ये जब सामने से आगे अटैक कर रहा है तो ये प्लस ई इफेक्ट होता है, ठीक है। और जब वो जाके पीछे वाले एटम से अटैच हो रहा है तो कैसा होता है? माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्लस है और ये कौन सा मेरा माइनस है। ये कहीं पे भी काम नहीं आता पूरे ऑर्गेनिक में, ठीक है। इस नाम पर शुरू के 3 इफेक्ट जो थे सबसे ज्यादा वो जरूरी है। सबसे पहले इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसका यूज करेंगे आज हम लोग बहुत सारे। स्टेबिलिटी निकालेंगे कंपाउंड्स की, वहां पर आपको तीनों का डिफरेंस भी आ जाएगा समझना कि किस तरह से देखा जाता है कि कहाँ इंडक्टिव लगाना है, कहाँ पर रेजोनेंस लगाना है, कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है। इस पे लिखो, इसको बना लो पहले, फिर इसके बारे में लिखवा देता हूँ।
इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनते हुए लिखना कि क्या लिख रहे हो, तो आपको वहीं पे बात खत्म हो जाएगी इस इफेक्ट की। ठीक है, लिखो पोलराइजेशन ऑफ अ, ध्यान से सुनकर लिखना, पोलराइजेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड in presence of attacking reagent, in presence of attacking reagent is known as electromeric effect, is known as electromeric effect. It is of two types. It is of two types. First लिखो plus E effect. Plus E effect when pi electrons transfer, when pi electrons transfer to the atom where attacking reagent is attached, where attacking reagent is attached, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोफाइल। ब्रैकेट को इलेक्ट्रोफाइल लिखिए। नेक्स्ट लिखो माइनस ई, if pi electrons transfer to opposite direction to the attacking reagent, ब्रैकेट में लिखो न्यूक्लियोफाइल, ब्रैकेट में लिखो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब जो अभी लिखवाया है उसको स्टार्टिंग से पढ़ो और सामने जो लिखा है उससे मैच करके देखो, आपको चीज समझ में आती है कि आपने क्या लिखा है और सामने जो लिखवाया था मैंने डायग्राम बना के, वो दोनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग हैं। देखो भाई, आपके पास एक पाई बॉन्ड था, पोलराइज हो रहा है कैसे, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो चार्ज नेगेटिव चार्ज से इंड्यूस होगा, ये आके सीधा अटैक कर देगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब अटैक करेगा तब तो माइनस है, और सीधे सेम डायरेक्शन में आगे अटैक कर देगा तो प्लस ई। ठीक है, ये माइनस ई, ये प्लस ई। अब लिखो आप एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। आप लोग ही बताते जाओगे मुझे, हेडिंग ले लिया,
फर्स्ट पॉइंट लिखो पावर ऑफ इफेक्ट्स, किसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर हाइपर कंजुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव। ठीक है, पहले लिखो आप पावर ऑफ इफेक्ट्स और उसमें लिखना रेजोनेंस ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन ग्रेटर देन इंडक्टिव, या फिर लिख सकते हो m ग्रेटर देन h ग्रेटर देन i। रेजोनेंस की पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर हाइपर कंजुगेशन की, और सबसे वीक इफेक्ट होता है मेरा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हर केस में ऐसे ही लगाना है, एक केस को छोड़ के, वो है किसका, हैलोजेंस का। हैलोजेंस का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इस रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। देखो आप इसी के नीचे, बट हैलोजेंस आर exception in which but halogens are exception in which their minus I is more powerful, in which their minus I is more powerful than plus M effect that is why halogens are overall electron withdrawing groups. Next लिखिए रीजन वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके रीजन भी मैंने आपको बताया था, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, साइड में फ्लोरीन लगा भी हुआ है, इसके पास लोन पेयर भी है, ये दे सकता है इसको, है ना, ये लोन पेयर है तो प्लस एम शो कर सकता है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, खींच लेता है वापस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर खींचने की कोशिश करता है, इसलिए हैलोजेंस का माइनस साइड ज्यादा पावरफुल होता है उनके प्लस एम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, effect of resonating structure is more dominating than effect of resonating structure is more dominating than number of resonating structures, number of रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो मैं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक तो मेरे पास CH2 माइनस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक तो ये, दूसरा मेरे पास ऐसा कुछ होना है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन। इसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। बट जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना हो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, एक ही। इसके कितने बनते हैं, 5। हम लोगों ने ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल 3 रोड के बनाया है, इससे कितने बनते हैं, 5। बट हर केस में जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, हमेशा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, कार्बन के ऊपर होगा। अब बताओ कार्बन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है या ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। चाहे बेशक इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बट इसका एक बनता है, बट इसका इफेक्ट इसको डोमिनेट करता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पर किसके ऊपर आ रहा है, कार्बन के ऊपर, तो ये इससे ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात दो, चाहे मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करूं, या एल्कीन्स की बात करूं, या फ्री रेडिकल्स की बात करूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, प्लस आई इफेक्ट्स के या फिर माइनस वालों के, बताओ। प्लस वाले ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले जो होंगे, मतलब ये प्लस आई प्लस एम और प्लस एच इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है
और ये प्लस वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इनको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल और स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखो इस बात को नेक्स्ट पॉइंट बना के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन is directly proportional to electron donating group, साइन डालना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ब्रैकेट में लिखना प्लस आई प्लस एच प्लस एम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, साइन लगा के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ब्रैकेट में लिखना माइनस आई माइनस एम और माइनस एच। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बेस अच्छा क्या होता है, जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। ठीक है, तो यहां पर आगे लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ anions लिख लो याद, is directly proportional to acidic strength is directly proportional to electron withdrawing group, जो कि मेरे माइनस आई माइनस एम और माइनस एच होते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि मेरे प्लस आई प्लस एम और प्लस एच होते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ इंटरमीडिएट्स, हेडिंग डालो, इसके एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ इंटरमीडिएट्स। क्वेश्चन लिखो, एप्लीकेशन कर रहे थे हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का, तो सबसे पहला क्या हम लोग स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ इंटरमीडिएट्स देखेंगे। अब उसके अंदर क्वेश्चन लिखो, अरेंज फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स इन ऑर्डर, अरेंज फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सेम है, पर जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां नेगेटिव लगा लेना बस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन एज इट इज सेम है, पॉजिटिव की जगह सिर्फ नेगेटिव लगाना है। सेकंड वापस कितना पड़ेगा? क्या? हाँ दोबारा लिखना पड़ेगा। ये एक ही क्वेश्चन है इससे ये जी तक एक ही है, इन सब के अंदर कंपैरिजन करना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। देखते हैं आंसर निकालो बात को फटाफट पहले। चलो करो फटाफट करो। पहले पहला क्वेश्चन करो फिर सेकंड क्वेश्चन लिखना उसका सॉल्यूशन करना। पहले इसको सॉल्व करो फटाफट। दूसरा क्वेश्चन सेम है बस नेगेटिव चार्ज में। ओके पहला पार्ट है बता आंसर फिर। GFEDABC। ठीक है स्टेबिलिटी बतानी, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों। पहले ए मॉलिक्यूल को देखो, सामने एक क्वेश्चन में पहले समझाता हूँ। ए मॉलिक्यूल को यहाँ पर रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, बट मुझे sp2 हाइब्रिड कार्बन दिख रहा है। ये कार्बन कैसा है मेरा, इसके बगल में सारे कैसे लगे हुए हैं, कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। sp2 के बगल में sp3 होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये sp2 है, इसके बगल में अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये sp2 है, इसके बगल में sp3, ये अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। यहाँ आ जाओ, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस है, ठीक है। इसके अंदर क्या है मेरे पास, रेजोनेंस। यहाँ आ जाओ। अब आपको पता है बेंजीन रिंग के साथ जब भी कनेक्टेड होते हैं तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज के साथ बेंजीन कनेक्टेड है, अगर मैं डबल बॉन्ड बनाता हूं तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसकी तरफ से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और 5 ही बनेंगे इसकी तरफ से भी, तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किससे बनेंगे, कितने बनेंगे, 15 5 5 5, तो टोटल 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पर रेजोनेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो जी तो मेरे पास सबसे ज्यादा हो गया, और पावर ऑफ इफेक्ट्स में रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जी ज्यादा होगा किससे, एफ से,
F ज्यादा हो गया E से, E ज्यादा हो गया D से। यहाँ तो हर जगह क्या हो रहा था मेरे पास रेजोनेंस लेवल था। अब D तक तो रेजोनेंस लगा था, A B C के अंदर क्या देंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो A के ज्यादा है, फिर B के, और फिर मेरे पास C। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आ जाएगा G F E D A B C, वहां पर निकालो। नहीं गलत हो गया, मुझे पता था एक आदमी आसान से जरूर देगा। अभी आज भी बनता है। अगर तो एग्जाम में से उल्टा करके आ जाएगा ना बस। हाँ डी तक तो ऐसे रहेगा, फिर ऊपर का वही तो कह रहा हूँ, सी ए भी हो जाएगा। नहीं सी बी ए, सी बी ए। मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ करने भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। प्रिंट भी लाए हुए हैं। क्या प्रिंट करके रखा हुआ है। ऐसा बहुत मुश्किल है प्रिंट में। प्रिंट किया हो तो बहुत कुछ दे दिया और रखा ही है, आज तक खोल के नहीं देखा होगा। प्रॉब्लम नहीं है की बात है। बार-बार से मैंने सही बोला सर, कुछ लोगों ने नहीं बोला सर। वो तो दे रखे हैं। जरूर। कंपेयर प्रोडक्शन तो फ्री रेडिकल के रेजोनेंस होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल देखा था। ओके सो सिंगल बॉन्ड के ये तो वैसे ही रहता है। फिर उसके बाद एच नहीं है, डी भी है। सर वो मैक्सिमम मैक्सिमम क्यों सब चीज कर रहे हैं इसमें क्या होता है ना, स्टेबिलिटी डीएसपी रेजोनेंस का सही बोला। सेकंड वाला हो गया ना क्वेश्चन, GFEH तो इसकी निकालिए आंसर, और भी निकाल दो इसका आंसर। पहले होगा देखिए GFEH फिर उसका D और कुछ होगा फिर उसके बाद आएगा AB स्टार्टिंग वही और एच तो छोड़ दिया। हाँ वही है स्टार्टिंग वही GFEH GHDAB फिर DAB ऐसे थोड़ी डी ए बी सी ठीक है। इसको क्वेश्चन लिख भी लिया, इसको लिख लो, इसको लिख लो और आंसर नोट डाउन। देखो इसका करते हैं आंसर। ये मेरे पास कैसे है, ये कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 sp3 ही है, तो इसके बगल में 3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो वो ऐसे भी 3 डिग्री है तो वहाँ 3 होगा। ठीक है ना, 3 डिग्री भी है मेरे पास, और ये कैसे आपके पास कार्बोनाइन है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोनाइन मेरे क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। तो इन तीनों के अंदर कंपेयर तो मुझे पता चल गया, ये मेरा 3 डिग्री है, ये मेरा 2 डिग्री, और ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोनाइन है। ठीक है,
यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस हो रहा है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर कितने बनेंगे 5, बेंजीन के ऊपर है 5 रेजोनेटिंग। यहाँ पर पीएच का मतलब क्या है, फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है। ये सेम ऐसे ही रिंग को पीएच भी लिख सकते हैं और सेम रिंग को 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 5 और 5 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। 15 वाला सबसे स्टेबल हो जाएगा। तो जी मेरे पास आंसर क्या है, जी तो ज्यादा होगा किससे, एफ से, एफ ज्यादा होगा मेरा ई से, ई ज्यादा होगा मेरा डी से, और ऊपर हो जाएगा नंबर सी बी और ई, ठीक है। क्योंकि मेरे कार्बोकैटायन जो होते कार्बोनाइन होते 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 से, 2 ज्यादा स्टेबल होता है 3 से। अब इस पे आ जाओ, जी एफ ई एच डी, ठीक है। और प्रश्न अभी तो 25-30 और है आज ही में हाँ 25-30 कल आगे तो पढ़ेंगे सर क्यों करा देना तो अच्छा इधर करा दूँ, मजाक कर रहा है समझ गया। ये लिखो इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सर ये वाला भी एक्सप्लेन कर दो। खड़ा ना करूंगा अभी। चलो भाई देखो मेरे पास है ना, ये कैसा है, कितना डिग्री है फ्री रेडिकल, सर 3 डिग्री 3 डिग्री है। क्यों, कि ये वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल और 3 कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, फिर 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये वाला 2 डिग्री है क्योंकि ये एक इस कार्बन से और दूसरा इस कार्बन से अटैच है, तो ये मेरा 2 डिग्री। ये वाला कैसा है मेरा 1 डिग्री क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है। पहले सॉल्यूशन सामने देखो, बाद में लिखते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल रेजोनेंस है भैया, हम इस पे रेजोनेंस है प्लस ये कितना डिग्री है 1 डिग्री है। यहाँ पर देखो इससे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, प्लस ये कितना डिग्री है 1 डिग्री। इससे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, प्लस ये कितना होगा 2 डिग्री। इससे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 5 का मतलब ये रिंग ही है बेंजीन रिंग, ठीक है ना। 5 हो पीएच हो या आपके पास ये फिनाइल रिंग बना रखी हो, एक ही मतलब है तीनों का। तो इसके पास कितने होंगे 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 3 डिग्री। इसके अंदर क्या है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल रेजोनेंस है, एक रेजोनेंस है प्लस कितना है ये कितना डिग्री है 1 2 और 3 डिग्री। क्या आप इसको अरेंज नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है रेजोनेंस, सबसे ज्यादा कहां हो रहा है जी के अंदर, तो फिर 10 कहां पर है इसके अंदर, फिर 5 कहां पर है ई के अंदर। अब इन दोनों के अंदर कैसे एक एक रेजोनेंस है, बट ये 1 डिग्री और ये कैसे 3 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि कार्बोकैटायन की तरह होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो आपके पास H आ जाएगा, H के बाद आ जाएगा D। अब यहाँ पर देखोगे तो आपके पास सिर्फ कैसे है डिग्री डिग्री है, ठीक है ना, रेजोनेंस नहीं है। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 से, 2 ज्यादा स्टेबल होता है, तो A B और C। आगे बात समझ में, ये घर पे एक बार रिवाइज करना लिख लिख के, ठीक है। चलिए कौन सा इफेक्ट है फ्री रेडिकल वाला, कौन सा फ्री रेडिकल वाले, जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लिखते हुए हमने क्या लिखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल और कार्बीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसको क्या लगेगा सिर्फ 2 ही कार्बन से मिल रहे हैं और इसको सिर्फ एक ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इसका आंसर लिखो, घर पे जाके रिवाइज करना है। फोर्थ वाले का आंसर बता दो बस। BAC बी ए सी गलत हो गया, सर C तो सबसे स्टेबल है। गलत हो गया। अभी मैंने क्या बताया था, इफेक्टिव रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। लिखाया था बीबी और सेम वही बना के दिया था, ABC फिर भी गलत है। BC है। सही है, सही है। इतने हल्के में कैसे ले रहे थे ये लोग? देखो भाई, यहाँ नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनेगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। बना के देता हूँ मैं, बल्कि एग्जांपल मैंने आपको ये बना के दिया था। यहाँ पर जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेंगे ही बनेंगे, बट नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे घूमेगा? कार्बन के ऊपर। और यहाँ पर सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये यहाँ पर, और एक ये यहाँ चले जाएंगे बस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया, तो बी मेरा ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है एज कंपेयर टू, इसके 5 है तो सी, और इसका एक ही बनेगा तो ए, तो बी सी ए इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। अगली कक्षा में आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वहाँ पर तीनों इफेक्ट लग रहे होंगे और सब बेंजीन रिंग के साथ लग रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर वो देखना बहुत जरूरी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, वो सब कंपेयर करेंगे और साथ में एरोमेटिसिटी भी देखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड्स में आना है ऐसे बिल्कुल आते हैं। चलो भाई।